नमस्कार दोस्तों, आपका एडवोकेट अनप्लग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेक्शन 11 सीपीसी जो कि रिलेटेड है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा से। बेसिकली रेस जुडिकेटा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, रेस और जुडिकेटा। रेस का मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर और डिस्प्यूट कह लीजिए, एंड जुडिकेटा का मतलब होता है एडजुडिकेटेड और डिसाइडेड। तो बेसिकली रेस जुडिकेटा का मतलब हुआ सब्जेक्ट मैटर विच हैज़ ऑलरेडी बीन डिसाइडेड। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11, नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties or between the parties under whom they or any of them claim litigating under the same title in a court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by such court. तो दोस्तों, एसेंशियल्स फॉर द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा आर: नंबर 1, दैट द मैटर मस्ट बी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन टू सूट्स. सेकेंड, द प्रायर सूट मस्ट हैव बीन बिटवीन द सेम पार्टीज और persons claiming under them. Third, such parties must have litigated under the same title in the former suit. Fourth, the court which determined the earlier suit must be competent to try the suit except the explanation which is given in section 8. And fifth, the question directly and substantially in issue in the subject suit should have been heard and finally decided in the earlier suit. इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि कोई भी मैटर जो कि डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू में है वह दोनों सूट्स के अंदर होना चाहिए, और जो पहला जो सूट जो था जो कि वो सेम पार्टीज़ के बीच में था या पार्टीज़ अंडर सेम उनके जैसे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वह उनके बीच में सूट है, सेम टाइटल के अंदर वह कंटेस्ट कर रहे हैं, और जो अर्लियर सूट है वह जो है डिसाइड किया होना चाहिए बाय द कॉम्पिटेंट, जो कोर्ट जो कि कॉम्पिटेंट हो केस को डिसाइड करने के लिए। इसके अंदर एक्सप्लेनेशन 8 देख लेते हैं दोस्तों। एक्सप्लेनेशन 8 कहती है, एन इशू हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय अ कोर्ट ऑफ अ लिमिटेड जुरिसडिक्शन competent to decide such issue shall operate as res judicata in a subsequent suit, notwithstanding that such court of limited jurisdiction was not competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised. इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कोई भी लिमिटेड जुरिसडिक्शन का कोर्ट है, उसने अगर कोई केस को डिसाइड किया है, प्रायर जो केस को डिसाइड किया, और उसके पास इस बार की जो कोर्ट जो नया जो सूट है उसको वह नहीं सुन सकता है, लेकिन तब भी वह जो डिसीजन जो लिमिटेड जुरिसडिक्शन के कोर्ट का है वह रेस जुडिकेटा की तरह से एक्ट करेगा। दोस्तों, पांचवी जो आपकी इसकी एसेंशियल है वह कहते हैं द क्वेश्चन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन अ सब्सिक्वेंट सूट शुड हैव बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड इन द अर्लियर सूट। अब जो है आपका डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली की ऐसा कोई डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन जो प्रीवियस जो सूट जो इंस्टीट्यूटेड सूट है उस जो कि फैक्ट इन इशू उसके अंदर जो थे जो सेम कॉज ऑफ एक्शन से अराइज कर रहे थे वह जो है डिसाइड हो जाने चाहिए मेरिट पे। जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट में अगर यह हो जाता है तो दैट विल एक्ट एज अ रेस जुडिकेटा इन दी सब्सिक्वेंट सूट। दोस्तों, द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा इज बेस्ड ऑन 3 मैक्सिम्स. Number 1 is nemo debt vis vixi pro una et idem causa. Number 2, interest replicae ut sit finis litium. Third is res judicata pro veritae occipitur. बेसिकली इनका मतलब ये है, पहली वाली जो आपकी जो मैक्सिम है वो कहती है कि नो मैन शुड बी वेक्स्ड फॉर द सेम कॉज, यानी कि एक आदमी को जो है एक ही कॉज के लिए बार बार जो है लिटिगेशन में नहीं पड़ना चाहिए। दूसरे जो मैक्सिम है वह कहती है कि इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट देयर शुड बी एन एंड टू लिटिगेशन, यानी कि स्टेट के हित में है अगर मान लो जो लिटिगेशन है वह ख़त्म हो जाए। और तीसरी जो कहती है अ जुडिशियल डिसीजन मस्ट बी एक्सेप्टेड एज करेक्ट, यानी कि एक बार जो डिसीजन हो गया तो उसको फिर करेक्ट मानना चाहिए। दोस्तों, बेसिकली ये बेस्ड है पब्लिक पॉलिसी के ऊपर। एक केस था दरियाव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसकी साइटेशन है AIR 1961 सुप्रीम कोर्ट 1457, जिसमें कोर्ट ने कहा था रेस जुडिकेटा इज़ अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट based on public policy
एंड प्राइवेट इंटरेस्ट। दोस्तों अब हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन 4 जो कि बात करती है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा के बारे में। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन, एनी मैटर which might and ought to have been made a ground of defense or attack in such former suit shall be deemed to have been a matter directly and substantially in issue in such suit। इसका मतलब ये है कि अगर कोई मैटर जो है जो कि आपको जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट में या तो आपको ग्राउंड डिफेंस लेना चाहिए था या अटैक का लेना चाहिए था और आपने नहीं लिया, तो उसको भी माना जाएगा कि वह मैटर वॉज सब्सटेंशियली एंड डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रीवियस इंस्टीट्यूटेड सूट। दोस्तों इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ करिए एक आदमी जो है उसको जॉब से निकाल दिया जाता है और वह केस लड़ता है और केस में वह ग्राउंड लेता है कि मेरे साथ ना प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जैसे कि ऑडी अल्ट्रीम पार्टम है उसको फॉलो नहीं किया और मुझे बिना सुने निकाल दिया। लेटर ऑन वो केस को हार जाता है। उसके बाद वह क्या करता है, वह दूसरा केस फाइल करता है, उसमें चाहता है फाइल करना और यह डिफेंस लेता है कि मेरे को जिसने सस्पेंड किया, जिसने मेरी को जॉब से निकाला, उस आदमी ने तो मुझे अपॉइंट ही नहीं किया था। वो अथॉरिटी जो थी मेरे को अपॉइंट करने वाली अथॉरिटी से छोटी अथॉरिटी थी। दोस्तों अगर मान लो कोई भी आदमी को आप जॉब से निकालते हैं तो उसको वह आदमी निकालता है, या तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी निकालती है या अपॉइंटिंग अथॉरिटी से हायर अथॉरिटी निकालती है। वह डिफेंस लेना चाहता है कि मुझे जिसने निकाला वह अथॉरिटी जो है जिसने मेरे को अपॉइंट किया था उससे छोटी अथॉरिटी थी। पर यह जो है वह अब डिफेंस ले नहीं पाएगा क्योंकि दैट विल एक्ट एज अ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। अगर आपको यह डिफेंस लेनी थी तो ये आपको अपने पहले ही जब आपने फर्स्ट सूट इंस्टीट्यूट किया था तो लेना चाहिए था, या तो उसको आप डिफेंस या अटैक की कोई भी चीज़ है वह आपको अपना जब पहला सूट फाइल किया है या तो आप तब ले लीजिए। अगर आप लेटर ऑन दूसरा सूट फाइल करेंगे तो फिर वह कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा से बाहर हो जाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं सर्टेन डिस्टिंक्शंस के बारे में जो कि रेस जुडिकेटा और रेस सब्जुडाइज के अंदर हैं और दूसरा रेस जुडिकेटा और एस्टोपल के अंदर है। दोस्तों रेस सब्जुडाइज का हम पहले से एक ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। बेसिक डिफरेंस जो रेस जुडिकेटा रेस सब्जुडाइज में ये है कि रेस जुडिकेटा में जो आपका जो सूट है प्रीवियसली सूट है दैट इज़ ऑलरेडी बीन डिसाइडेड, जबकि रेस सब्जुडाइज में जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट होता है वह पेंडिंग होता है और रेस जुडिकेटा जो है बार कर देता है इस सूट को, बल्कि रेस सब्जुडाइज में जो सूट जो है वह पेंडिंग रखा जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन रेस जुडिकेटा एंड एस्टोपल। एस्टोपल सेक्शन 115 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंदर दिया हुआ है। बेसिकली एस्टोपल कहता है कि अगर मान लो आपने कोई रिप्रेजेंटेशन एक बार दी है तो फिर आप उससे मुकर नहीं सकते, आप उससे पीछे नहीं हट सकते, आपको उस पर रहना पड़ेगा। तो जो बेसिक डिफरेंस है वो इस प्रकार से, सबसे पहला तो है कि जो रेस जुडिकेटा है दैट इज़ अ डिसीजन ऑफ द कोर्ट, और जो आपका एस्टोपल है इट फ्लोज फ्रॉम द एक्ट ऑफ द पार्टीज़। बेसिकली पार्टी ने जो रिप्रेजेंटेशन दे दी वह उससे फिर बैकआउट नहीं कर सकती। और रेस जुडिकेटा जो है बार करता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स, यानी कि एक बार सूट डिसाइड हो गया दोबारा से आप फिर सूट को नहीं फाइल कर सकते। और एस्टोपल जो है आपको प्रिवेंट करता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यानी कि आपने जो एक बार रिप्रेजेंटेशन दे दिया, यानी आपने एक बार जो बात स्टैंड ले लिया फिर आप उस स्टैंड से मुकर नहीं सकते। यह जो आपका रेस जुडिकेटा है दैट इज़ बेस्ड ऑन पब्लिक पॉलिसी कि भाई देयर शुड बी एन एंड टू लिटिगेशन, वेयर एज जो आपका एस्टोपल है दैट इज़ बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विटी। और जो आपका एस्टोपल जो है वह तो बाइंडिंग होता है खाली जो जिसने स्टेटमेंट दी है उसके ऊपर, वेयर एज जो आपका रेस जुडिकेटा है वह जो बाइंडिंग होता है बिटवीन द पार्टीज ऑफ द लिटिगेशन। दोस्तों अब हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन 7 ऑफ सेक्शन 11 जो कि कहती है कि जो सेक्शन 11 के जो प्रोविजंस हैं वह सारे के सारे अप्लाई होंगे एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पे भी। इसका मतलब यह हुआ कि एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में भी प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा या डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा जो है वह एप्लीकेबल होगी। दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।